that really is difficult to understand in AI is the predictions of the model. So my talk is going to be about that. So सबसे पहले आप देख सकते हैं कि what is explainable AI or why explainable AI is necessary in healthcare. Then we'll move towards what is explainable AI and how it works. So for example, what the father डॉक्टर्स ने आपको कुछ सजेशन दिया, ऑब्वियसली वो किसी नॉर्मेटिव्स की बेस पे आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, ठीक है. नाउ इफ यू हैव एन एआई सिटिंग इन बिहाइंड दैट और डॉक्टर ने आपके पैरामीटर्स इन किए मॉडल में एंड यू गेट अ रिजल्ट और पेशेंट फिर भी आपसे पूछता है भाई ये क्या हुआ, मतलब मुझे ये सही क्यों कह रहा है, मुझे तो अभी भी तकलीफ हो रही है, तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट. सो लाइक इस तरीके का अगर कोई इसमें नंबर दे दिया एंड दैट्स अ कट ऑफ फील्ड के भाई 40 to 50 से कम है नंबर तो भाई बंदा सही है एंड यू रियली डोंट नीड टू गिव हिम ट्रीटमेंट. So when you ask for explanation, what are the contributing factors, what are the features that are contributing towards this prediction, you need explanations. And at this point, we have an awkward silence. I mean, doctor doesn't know what the model is doing. So because these models are highly complex. These models are complex in a sense that once you feed data into that, it's very hard to decipher them. And so just before we go into, what's the tug of war between accuracy and interpretability, I would like to tell you कि explainability से क्या मुराद है. Explainability से simple मुराद ये है कि आप लोग जो predictions model की ले रहे हैं, जो आपके पास predictions आ रही हैं, आपको क्या वो समझ आ रही है कौन से features की base पे वो prediction हो रही है, किस feature ने किस patient के लिए क्या contribute किया, ये explanation है basically. और healthcare industry में it's very important. मैं अभी go through कर रहे थे like when fairness is critical. Like इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है और आप उसको जो है एडमिशन से मना कर देते हैं बेस्ड ऑन एन एआई एल्गोरिथम दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि आप डिसाइड कर देंगे किसी नमूनिया के पेशेंट को आपने एडमिट करना है या नहीं करना. लेकिन अगर आपके डेटा में उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी शामिल है, उसकी दूसरी चीजें भी शामिल है, तो आपको अगर नहीं पता कि क्या पता जो आप पे डिसीजन ले रहा है मॉडल क्या वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस की बेस पे उसको रिजेक्ट कर रहा है उसका एडमिशन हॉस्पिटल में, तो दैट वुड बी अनफेयर. और लोग हॉस्पिटल इसके पीछे लाइक हाइड करना शुरू कर देंगे आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स की प्रेडिक्शन के पीछे. सो वी रियली नीड टू नो कि हमारा मॉडल हमें क्या प्रेडिक्ट करके देगा. नेक्स्ट स्टेप इज लाइक ऑब्वियसली हेल्थकेयर इंडस्ट्री में इमोशंस काफी हाइटेंड होते हैं और इसके अंदर जो है रिकमेंडेशन ऑफ मेडिसिन जब डॉक्टर करते हैं तो दे आर डायरेक्टली अफेक्टिंग योर लाइफ. सो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर्स को इफ दे आर यूजिंग एन एआई एल्गोरिथम कि कौन सी मेडिसिन क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू रेकमेंड दैट मेडिसिन. नेक्स्ट इज the cost of mistake is too high. Like making the right diagnosis is very important. Like there is an example like one of a dear relative of mine he suffers from myasthenia gravis and we took him to hospital. Many hospitals have been suffering from it for like 12 years. And what happened was, the last couple of days he was very ill. We took him to multiple hospitals, but कुछ नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा था. We did X-rays, everything. But what happened was, we weren't getting explanations because वहाँ पे जो हमारे X-rays थे, वो basically इस normative पे trail हो रहे थे कि myasthenia gravis, if it affects your lungs, you aren't going to be able to contain it. और यहाँ पे वो नमूनिया की diagnosis पे नहीं जा रहे थे. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आया कि एक हफ्ता उन्होंने सफर किया, मल्टीपल रिसोर्सेज हमने लगाए, बट एट द एंड डॉक्टर डिसाइडेड कि नहीं, एट दिस पॉइंट इन टाइम नमूनिया इज मोर इफेक्टिव और आपकी तबीयत को ज्यादा खराब कर रहा है बनिस्बत के myasthenia gravis. And then they decided कि भाई अब आपको ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गया. So what if we had an AI model जो कि इंस्टेड ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन की नॉर्मेटिव्स को देख के बताने के बजाय बल्कि पेशेंट स्पेसिफिक होकर आपको बताने लग जाए कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि अभी ज्यादा अफेक्ट करें इस पेशेंट को, तो दैट वुड बी रियली अफेक्टिव फॉर इट. सो ये बेसिकली दिस इज लाइक ह्यूमन किस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री से अगर विद इन और हर लाइफ टाइम इंटरेक्ट कर रहा होगा. फॉर इंस्टेंस अगर 20 years में, for instance, अगर patient को like you are going to diagnose and you are at a risk of diabetes in the next 2 years, so you have predicted that, you have high certainty over that, good, but do you know what are the things that are going to make him get diabetes? तो तभी तो आप उसके लिए इंटरवेंशन क्रिएट कर सकते हैं और उसकी बेस पे एक्शन ले सकते हैं और यही आपका पेशेंट एक्सपीरियंस या पेशेंट की क्या कहना चाहिए हेल्थ केयर पे अफेक्ट करेगा. सो बेसिकली दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेबल एआई इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट, as we move along the continuum, हम ये देखते हैं कि रिस्क बढ़ता जा रहा है, अब ऑपरेशन भी काम कर रहा है. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें और ज़्यादा चाहिए कि
for instance, there is an application which if I get the time I discuss further. तो बेसिकली होता ही है कि इन ऑपरेशन बहुत सारा डेटा सेंसर से जनरेट हो रहा होता है और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ ये होती है जो एनेस्थेटिस्ट होता है, एनेस्थीसिया की जो सेफ्टी होती है वो इज वेरी वाइटल. तो इवन दो कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी लो, but there was a study done in USA by Scott Lundberg in University of Washington where he took about like data from 50,000 surgeries and he had that like time series data और उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि ये बताने की कोशिश की थी कि एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन होने के कितने चांसेस था और उसके साथ साथ he gave those like SpO2 और something other levels के कौन कौन सी चीजें जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसका कॉम्प्लिकेशन होने में. तो उसकी बेस पे डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई थी. देन वी हैव दिस लाइक ऑब्वियसली प्रिडिक्ट डिजीज प्रोग्रेशन विद इन द बॉडी, कौन सी चीजें हैं तो उसकी बेस पे आप ड्रग्स दें व्हाटएवर, एंड दीज आर ऑल लाइक एप्लीकेशंस ऑफ दैट. So one thing that we are doing with AKU and we have been privileged to like Dr. Babar और Dr. Dar का आपने नाम सुना होगा, हम उनके साथ इस पे काम कर रहे हैं. They have been brilliant with all the data and all their ideas. So we have been working with that on that. So the basic thing is that we have made our models, we have made complex models and we don't know what they are doing. So, like अब कोई पेशेंट आपके पास आता है, कोई मदर है जो कि ओके आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं हाई रिस्क ऑफ डाइंग के लिए, ठीक है, लेकिन क्या अब आप अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन जनरेट कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके की बीमारी की वजह से या किस तरीके की फैक्टर की वजह से वो जो है बीमार हो सकता है, तो देन वहाँ पे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेबल एआई आपको काफी हेल्प करेगी और उसकी बेस पे आप इंटरवीन अप्रोप्रिएटली कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली एक्यूरेसी भी लेकिन इंपॉर्टेंट होती है. एक्यूरेसी ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपका हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट है तो आप रिसोर्सेज पे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं. वैसे ही हम लोग अंडर रिसोर्स हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो काफ़ी कम होने के हैं, तो इसलिए बेसिकली मॉडल की एक्यूरेसी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट देयर इज अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर बिटवीन एक्यूरेसी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी. लाइक फॉर इंस्टेंस complex model on real world data on large data sets give very good results, but they are hard to interpret. Okay, so but if we take a simple model, we'll have basically high interpretability but low accuracy. But hospitals don't want that. It would affect businesses. It would be like it isn't the right way to go about it. So either we could go from a like simple model and make it more accurate, or the better approach I think is like taking a highly accurate model and making it more interpretable. So there are quite a lot of techniques to do that. And one thing एक सबसे पहले बात ये कि लोकल और ग्लोबल. लोकल से मुराद ये कि आप पेशेंट स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट कौन से फैक्टर्स हैं, और ग्लोबल से मुराद कि आप पूरी एक इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स के ऊपर कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा फीचर्स अफेक्ट करते हैं उसकी मोर्टेलिटी को. फॉर इंस्टेंस अगर आप मोर्टेलिटी प्रिडिक्ट कर रहे हैं सही, तो ये एक इसका स्कोप है. मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी का मल्टीपल मेथड्स हैं. आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि इट्स कॉम्प्लेक्स मैथ्स एंड वी डोंट हैव टाइम टू कवर दैट नाउ. बट लाइन and Shapley sampling values and Shapley are one of the most used methods in the industry. और क्या कहना चाहिए, काफ़ी इनकी theoretical guarantees भी बहुत अच्छी हैं if you look at from the mathematics perspective, और इनकी consistency of results भी दूसरे methods के हिसाब से काफ़ी बेहतर है. So now one of the things that I'm very much interested about is Shap values for models. So Shap values basically explain कि हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है. मगर उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट. ये जो थ्योरी आई है शैप वैल्यू की, ये आई है गेम थ्योरी से, एंड गेम थ्योरी कम्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड दैट हैज बीन अप्लाइड हियर इन मशीन लर्निंग टू हेल्प अस प्रेडिक्ट अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ अ मॉडल कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मॉडल की प्रेडिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं. ये इस तरीके से था कि रोलेट का जो गेम होता है कैसीनोज में, तो उसमें जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि किसको कितना शेयर ऑफ मनी मिलना चाहिए या कितना उसका प्राइस होना चाहिए, तो उसमें डिवाइस इसकी प्रॉपर फेयर एलोकेशन के लिए शैपली वैल्यूज आएंगी. और शैपली को बेसिकली नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर हिज वर्क ऑन दिस शैपली वैल्यूज. सो दिस कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इन इट. तो इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर एग्जांपल के साथ इंट्यूटिवली समझना चाहें तो आई गेस फुटबॉल गेम की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फुटबॉल में सबकी टीम होती है. एट द एंड एक मूव स्टार्ट होता है, गोल में कन्वर्ट हो जाता है. ऑब्वियसली द प्लेयर हु स्कोर्स द गोल गेट्स द हाईएस्ट अवार्ड और द हाईएस्ट प्रेज, बट उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं. गोलकीपर से स्टार्ट होता है, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर. तो ये सारी चीजें जो हैं किसने कितना इम्पैक्ट किया उसका एक कंसिस्टेंट और एक फेयर
एलोकेशन के किसका कितना कंट्रीब्यूशन था उस टाइप में मॉडल की प्रिडिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए शार्पली वैल्यूज हमें हेल्प आउट करती हैं। सो फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए फीचर्स का ऑर्डर बहुत डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस फुटबॉल की अगर एग्जांपल लें, फर्स्ट पास जिस बंदे ने किया होगा और बॉल होने से पहले वाले जिसने पास किया होगा, दोनों की कंट्रीब्यूशन में फर्क होगा। तो उसी तरीके से ये ऑर्डर को भी कंसीडर करता है शार्पली वैल्यूज, और ये हमें बेसिकली ये बता रहा होता है कि लाइक कौन कौन से फीचर्स हैं जो मॉडल की प्रेडिक्शन को लाइक अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो मॉर्टेलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं या मॉर्टेलिटी से नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट को इन रियल टाइम हेल्प आउट कर सकता है कि कौन कौन सी चीजें हैं कि जो कि जिनकी बेस पे ये मॉडल अपना कोई डिसीजन दे रहा है। बिकॉज इन हेल्थ केयर या अराउंड द वर्ल्ड GDPR और ये सारी जो है ना लीगल इश्यूज भी आपको बहुत आते हैं। यू रियली नीड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ योर मॉडल। आप सिर्फ एक विसल ब्लो करके नहीं छोड़ सकते कि भाई ये बंदा हाई रिस्क पे, भाई क्यों हाई रिस्क पे, ठीक है, क्योंकि एज वी गो अलोंग यूज न्यूरल नेटवर्क्स, ट्री बेस्ड मॉडल्स, एक्सप्लेनेबिलिटी गायब हो जाती है, ये ब्लैक बॉक्स बन जाता है। तो इनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो ये तो था शेप वैल्यूज। अब शेप वैल्यूज के एक एग्जांपल अगर हम ले लें तो दिस जो अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा वो बेसिकली एक पब्लिक डेटा सेट है यूएस के सेंसस डेटा का, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो कुछ लाइक 20,000 पीपल को उन्होंने कुछ मेडिकल टेस्ट दिए थे और उसके बाद 20 इयर्स लेटर आई गेस दे फॉलोड अप विद देम और चेक किया कि क्या ये अलाइव है या नहीं, जस्ट के प्रोग्रेशन क्या है उन लोगों का, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी को। तो एज इट टर्न्स आउट सरप्राइज तो वैसे होगा नहीं, एज ऑब्वियसली एज इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट मोर्टेलिटी रिस्क आप अभी देख रहे हैं एट अ ग्लोबल लेवल, यू आरंट बीइंग स्पेसिफिक, आप पूरे इंटायर पॉपुलेशन के बारे में कह रहे हैं। ये तो एक आम बंदा भी कह के बता सकता है कि भाई आपकी एज बढ़ेगी आपका मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और क्लोजली, क्योंकि अब हमारे पास शेप वैल्यूज जो आती हैं वो पेशेंट के पेशेंट स्पेसिफिक हो जाती है। पेशेंट स्पेसिफिक से मुराद यानी हर पेशेंट के हर फीचर की हमारे पास एक शेप वैल्यू जो बता रहे हैं कि क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मोर्टेलिटी की तरफ या नहीं कर रहा। सो पॉजिटिव इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मोर्टेलिटी एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट, इज लाइक अ बेटर चांस ऑफ लिविंग। सो इफ यू मूव इट फॉरवर्ड, इस ग्राफ में बेसिकली होता ये है कि किसी चीज की प्रेवेलेंस को ये उसके मैग्नीट्यूड से जो है अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो उसको कंप्लीट कर देता है और ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं दे पाता डेटा की। सो अगर हम यहाँ पे पेशेंट स्पेसिफिक हों तो आप देख सकते हैं लाइक एक्स एक्सिस पे वी हैव अ फीचर दैट इज ब्लड प्रोटीन, ऑन द लास्ट बिल्कुल आखिर में आप राइट साइड पे देखें तो वी हैव ब्लड प्रोटीन। सो इस ब्लड प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है वो एट अ ग्लोबल लेवल तो बहुत कम आ रही है, लेकिन अगर हमने सारे शेप वैल्यूज को प्लॉट किया और अगर हम हर पेशेंट की शेप वैल्यूज को हमने जब प्लॉट किया तो हमें पता चल रहा है कि अगर ब्लड प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी बढ़ जाता है, वेरएज अगर वो कम होती है तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मोस्टली वैल्यूज अगर आप देखें वो सर्कल सा बना है वो जो है वो जीरो की तरफ कन्वर्ट है ब्लड प्रोटीन की। तो हमारे जो रेयर केसेस हैं वो बेसिकली ब्लड प्रोटीन वाले थे और रेयर केसेस को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे शेप वैल्यूज हमें हेल्प कर रही हैं कि रेयर केस के बारे में बता रहे हैं कि कब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वैल्यू कब इंपॉर्टेंट होता है मोर्टेलिटी रिस्क को प्रिडिक्ट करने में। सो अच्छा, अब यहाँ पे देखें ऑब्वियसली सारी चीज़ें राइट पे जा रही हैं तो इसका मतलब लाइक नॉट मेनी वेज टू लाइक अ लॉट ऑफ वेज टू डाई, सही है। और नेक्स्ट अब आपका ऑब्वियसली नॉट मेनी वेज टू लिव यंग, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो जा ही नहीं रहा। तो ये डेटा सेट है एक्सेप्ट कि अगर आप ऑब्वियसली यंग हो, आपकी एज का, ये तो आसान सी बात है, ये इसके लिए आई गेस वी डोंट नीड अ मॉडल फॉर दैट। सो अच्छा, अगर हम इसको और क्या कहना चाहिए डिटेल में देखें तो इसमें लाइक वी हैव दिस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, उसकी तमाम वैल्यूज हैं, एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द शेप वैल्यू। शेप वैल्यू इज लाइक कि कितना मॉडल के इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फीचर इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मोर्टेलिटी। तो जितना हम वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि लाइक 120 पे ऑब्वियसली इट्स अ नॉर्मल रेंज, तो मोर्टेलिटी रिस्क आपका बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखें जो ब्लैक एरिया मार्क है, यहाँ पे वाइड डिस्पर्जन है, यानी टॉप पे अगर हम देखें तो वो एक वाइड डिस्पर्जन, और वाइड डिस्पर्जन क्यों है? ये इंटरैक्शन इफेक्ट्स की वजह से। इंटरैक्शन इफेक्ट्स सिंपल मॉडल कैप्चर नहीं करता कि कौन सा दूसरा फीचर मिलके इस पेशेंट की जो है बेसिकली मोर्टेलिटी रिस्क को खराब कर रहा है। तो इसलिए सिंपल मॉडल की जगह जब हम कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करते हैं तो वो ये इंटरैक्शन इफेक्ट्स कैप्चर कर लेता है, और इस इंटरैक्शन इफेक्ट्स को जब वो कैप्चर करता है तो मॉडल ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पे शेप्ली वैल्यूज हमें दोबारा हेल्प आउट करती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं लाइक जो ब्लू कलर है टॉप पे, वो बेसिकली ये बता रहा है कि एट एन अर्ली एज अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी।
एंड अगर एट अ लेटर एज यानी अगर आप 60 साल के हो गए और आपको हाई ब्लड प्रेशर है 180 में, तो यू हैव अ लो मोर्टेलिटी रिस्क। नाउ अब इसकी इंटरप्रिटेशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑब्वियसली आई लीव इट टू द डॉक्टर्स, बट ये सारी जो है ये इनसाइट्स आपको बेसिकली शैफली वैल्यूज दे रहा है टू मेक द राइट इंटरवेंशन एंड मेक द राइट डायग्नोसिस इन रियल टाइम। सो ऑब्वियसली जस्ट टू समराइज, शैफली वैल्यूज हमें हेल्प आउट करती हैं मॉडल के पे ट्रस्ट करने के लिए, कंप्लायंस के लिए ऑब्वियसली, एंड इन अडॉप्शन इन हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम सही से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे इसको। हम बहुत कंसर्न हैं अबाउट इट्स एथिकल रीजंस, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम वी डोंट वांट पीपल टू हाइड बिहाइंड मॉडल्स, वी वांट देम टू यूज देम फॉर द एडवांटेज ऑफ अस, फॉर द एडवांटेज ऑफ पब्लिक। और उसके बाद ऑब्वियसली इसका एक फायदा ये होता है मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी का, कि एमएल एक्सपर्ट्स और क्लिनिकल एक्सपर्ट्स का जो गैप है वो ब्रिज आउट हो जाता है, क्योंकि जब हम आप डॉक्टर्स को एक एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप हमें फीचर बनाने के लिए या फीचर इंजीनियरिंग के लिए या कुछ और आइडियाज ऐसे दे सकते हैं जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल को और बेहतर कर सकते हैं। और ये कोलैबोरेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस और ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एआई टू प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर। Or obviously, as an expert, you should not only focus on the predictions, you should also be focusing on what are the contributing factors for that. And so these are some useful things. And I thank you for your attention. Thank you.